नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। देखिए, धर्मांतरण का मामला बेहद गहराता जा रहा है। ये मामला सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी साजिश की परतें उजागर कर रहा है। कैसे मासूमों को बहला फुसलाकर, झांसा देकर उनकी पहचान, उनकी आस्था और उनके विश्वास के साथ खुला खिलवाड़ किया गया। और एक बार फिर बरेली से ऐसा ही एक रैकेट सामने आया है, जहां अवैध रूप से संचालित एक मदरसे को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया गया था। मामला जितना धार्मिक लगता है, असल में उतना ही राज्य, समाज और कानून के खिलाफ एक बड़ी चुनौती भी है। लेकिन सवाल यह भी है, हालांकि अब तस्वीर बदल रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और पुलिस ने जिस तत्परता से कार्रवाई करते हुए इस गिरोह को बेनकाब किया है, वो साफ इशारा करता है कि अब ऐसे रैकेट चलाने वालों की खैर नहीं है। लगातार एक के बाद एक ऐसे मामलों का खुलासा हो रहा है और सरकार का शिकंजा अब हर उस शख्स या संगठन पर कस रहा है जो भोले भाले लोगों के साथ विश्वासघात कर रहा है। क्या कुछ चल रहा था इस धर्मांतरण के रैकेट के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। बरेली में धर्मांतरण का खेल। बरेली जिले के भूता क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव फैजनगर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने रात के अंधेरे में एक छापा मारकर 2 लोगों को धर्मांतरण गिरोह के चंगुल से आजाद कराया। पहली नजर में ये महज एक पुलिसिया कार्रवाई लग सकती थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पूरा मामला एक गहरे षड्यंत्र की तस्वीर पेश करने लगा। सामने आया कि ये कोई सामान्य मदरसा नहीं था, बल्कि एक धर्मांतरण के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया अड्डा था, जहां मासूमों, गरीबों और असहायों को मानसिक रूप से प्रभावित कर उनका धर्म बदला जा रहा था। यूपी में इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। आगरा धर्मांतरण और छांगुर बाबा का मामला इनमें सबसे ज्यादा चर्चित था। इस जगह को धार्मिक शिक्षा केंद्र बताकर उसका उपयोग शातिर दिमागों द्वारा मासूमों के ब्रेन वॉश के लिए किया जा रहा था और पूरे ऑपरेशन को इतने सुनियोजित तरीके से इस मामले में अंजाम दिया जा रहा था कि कोई आसानी से शक नहीं कर सके। बड़े खेल का पर्दाफाश। पुलिस को जब इस मदरसे के बारे में जानकारी मिली, तब सबसे पहला सवाल यही उठा कि क्या इस मदरसे को राज्य सरकार या अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त थी। लेकिन जांच में सामने आया कि ना तो मदरसे का कोई वैध पंजीकरण हुआ था और ना ही इसकी गतिविधियों पर किसी प्रकार की शासकीय निगरानी थी। दरअसल जिस संस्था के नाम पर यह मदरसा संचालित किया जा रहा था, उसका पंजीकरण 2019 में ही समाप्त हो चुका था। यानी कि कहा जा रहा है एक सोसाइटी के चलते इसका पंजीकरण प्राप्त था, लेकिन वो भी समाप्त हो चुका था और उसके बाद से ये संस्थान अवैध रूप से चल रहा था। ये जानकार न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि उच्च स्तर पर भी चिंता की लहर दौड़ गई है, क्योंकि सवाल सिर्फ मान्यता का नहीं है। सवाल था एक धार्मिक स्थल की आड़ में देश विरोध गतिविधियों की आशंका का और उस नेटवर्क का जो इस तरह के कामों को अंजाम देने के लिए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को निशाना बना रहा था। मामले की असल शुरुआत तब हुई जब अलीगढ़ निवासी एक प्रोफेसर प्रभात उपाध्याय की मां अखिलेश कुमारी ने पुलिस से गुहार लगाई कि उनका बेटा कई दिनों से लापता है और उन्हें शक है कि वे किसी बड़ी साजिश का शिकार हो चुका है। पुलिस ने जब पड़ताल शुरू की तो जानकारी मिली कि प्रभात को एक महिला के जरिए फंसाया गया था और शादी का झांसा देकर उसे बरेली लाया गया था। यहाँ आने के बाद उसे फैजनगर के उस मदरसे में ले जाया गया, जहां उससे संपर्क के सभी साधन छीन लिए गए। उसके बाद खतना की प्रक्रिया की जा रही थी और हामिद नाम रखकर धर्मांतरण की अंतिम रस्में भी पूरी की जा रही थी। लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस ने वहां छापा मारकर प्रभात और एक नाबालिग लड़के को उस घातक योजना से बाहर निकाला। ये पूरी योजना इतनी सधी हुई थी कि अगर एक दिन और देर हो जाती तो संभव था कि ये 2 युवा हमेशा के लिए अपनी पहचान और आस्था से दूर हो चुके होते। जब पुलिस ने 4 आरोपियों अब्दुल मजीद,
सलमान, मोहम्मद आरिफ और फहीम को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ शुरू की, तब सामने आया कि ये कोई एक गांव या एक जिले तक सीमित नेटवर्क नहीं है। ये गिरोह पिछले 10 वर्षों से 13 राज्यों में फैले हुए नेटवर्क के माध्यम से हजारों मासूमों को निशाना बना चुका है। इनका तरीका बेहद सूक्ष्म और खतरनाक था। ये लोग पहले कमजोर वर्ग के लोगों जैसे दृष्टिहीन, बेरोजगार, विधवा, तलाकशुदा या आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को तलाशते थे। फिर उन्हें शादी, नौकरी, विदेश यात्रा या धन का लालच देकर अपने जाल में फंसाते थे और इसके बाद शुरू होता था मानसिक ब्रेन वॉश का बड़ा खेल। उन्हें ये यकीन दिलाया जाता था कि अगर वे इस्लाम अपना लेंगे तो उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, इस प्रक्रिया को धार्मिक शिक्षा, सहानुभूति और सहबोध जैसे दिखावों से इस कदर लपेटा जाता था कि पीड़ित खुद ही अपनी पहचान छोड़ने को तैयार हो जाता था। यानी कि एक बड़े खेल का इससे पर्दाफाश हुआ है जो अवैध मदरसे की आड़ में चलाया जा रहा था। इस गिरोह के पास 20 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप, दर्जनों फेक प्रोफाइल्स और हनी ट्रैप जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर नए पीड़ितों को फंसाने की रणनीति थी। गिरोह की महिलाएं सोशल मीडिया पर फर्जी नामों से हिंदू युवकों से दोस्ती करती, प्यार का नाटक रचती और फिर उन्हें यकीन दिलाया जाता कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना आवश्यक है। एक बार जब युवक झांसे में आ जाता तो उसे बरेली जैसे किसी ग्रामीण क्षेत्र में बुलाकर खतना और नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाती। इस पूरे नेटवर्क के संचालन के लिए गिरोह के पास कई बैंक खाते, विदेशी फंडिंग के स्रोत और मदरसे के नाम पर एकत्र किया गया धन था जिसे धर्मांतरण कार्यों में लगाया जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि कई खातों के जरिए बड़ी मात्रा में धनराशि देश के अलग अलग हिस्सों में स्थानांतरित करी गई। यानी कि ये नेटवर्क जो है वो बहुत बड़ा नेटवर्क है, पूरा जाल फैला हुआ है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये सिर्फ एक स्थानीय धर्मांतरण गिरोह नहीं है बल्कि एक अंतर्राज्यीय संगठित नेटवर्क है जो पूरे देश में फैल चुका है। और सबसे चिंताजनक बात यह रही कि ये पूरा ऑपरेशन एक अवैध मदरसे के जरिए संचालित हो रहा था। आम लोगों को यह बताया गया था कि वहां बच्चों को शिक्षा दी जाती है, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और ही निकली। जी हाँ, यह जगह एक धर्मांतरण फैक्ट्री बन चुकी थी। धर्म के नाम पर एक बड़ा खेल चल रहा था जहां पीड़ितों को आस्था, संस्कृति और सामाजिक पहचान से काटकर किसी और विचारधारा में धकेला जा रहा था। जब इस बात की पुष्टि हुई कि मदरसे के पास कोई वैध मान्यता नहीं है और उसके नाम पर सालों से फंडिंग भी हो रही थी, तो ये सवाल और गंभीर हो गया कि प्रशासन की निगरानी में ये सब कैसे चल रहा था। क्या प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया? क्या किसी ने इन गतिविधियों पर गौर नहीं किया? या फिर ये सब किसी मिली भगत का एक नतीजा था जो अब सामने आ गया है, लेकिन योगी सरकार अब इस पर कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है। उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए न सिर्फ तत्काल प्रभाव से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि राज्य के अन्य हिस्सों में चल रहे मदरसों की भी जांच की जाए। योगी सरकार का यह स्पष्ट संदेश था कि किसी भी कीमत पर धर्मांतरण जैसे संगठित अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खासकर तब जब उसके पीछे विदेशी फंडिंग और आतंकवाद से जुड़ी संभावनाएं हो सकती है। पुलिस विभाग की स्पेशल टास्क फोर्स को इस मामले में जोड़ा गया है और केंद्रीय एजेंसियों से भी मदद ली जा रही है ताकि गिरोह के वित्तीय नेटवर्क, डिजिटल कनेक्शन और अन्य राज्यों से जुड़ी कई परतें भी खोली जा सके और जितने भी ये जाल फैला हुआ है उस पर शिकंजा कसा जा सके। इस पूरे घटनाक्रम से जो तस्वीर सामने आती है वह न केवल भयावह है बल्कि ये भी बताती है कि किस हद तक समाज के कमजोर वर्गों को अपने नापाक मंसूबों के लिए निशाना बनाया जा रहा है, मदरसे का तक इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे एक धार्मिक स्थल कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये न केवल धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है बल्कि देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की एक बड़ी साजिश भी है। ऐसे में ये अत्यंत आवश्यक है
कि समाज और प्रशासन दोनों सजग रहें और ऐसे मदरसों, संस्थानों और व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखें जो धार्मिक आस्था के नाम पर किसी और एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। जैसे छांगुर और आगरा धर्मांतरण के मामले पर भी सरकार ने शिकंजा कसा है, वैसे ही इस मामले पर भी कार्रवाई जारी है और देखना ये होगा कि आगे चलकर और क्या नई परतें इस मामले में खुलती हैं। इस पूरे मामले की तह तक जाकर जो सच्चाई सामने आई है वह समाज और व्यवस्था दोनों के लिए एक चेतावनी है। धर्मांतरण केवल एक व्यक्ति की आस्था का विषय नहीं रह गया है, बल्कि अब ये एक सुनियोजित साजिश, आर्थिक लाभ और सांस्कृतिक हमले का उपकरण बनता जा रहा है। बरेली के फैज नगर में जिस तरह से मासूमों को झांसे में लाकर अवैध मदरसे के जरिए उनकी पहचान मिटाने की कोशिश की गई, वह न केवल मानव अधिकारों का उल्लंघन है बल्कि देश की धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक एकता के लिए भी गंभीर खतरा है। योगी सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि इस तरह की घटनाओं को समय रहते पहचाना जाए ताकि समाज का कोई भी व्यक्ति धोखे और छलावे का शिकार ना हो। ये लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं है बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक मूल्यों की रक्षा की लड़ाई भी है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।